हम लोग कक्षा 6 की पुस्तक के द्वितीय इकाई के पाठ पदार्थ की वर्गीकरण तथा पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये पदार्थ सब सुन के आप डर तो नहीं गए? ये पदार्थ आप शुरू से ही देख रहे हैं। जो भी वस्तु आपके आसपास है, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सभी पदार्थ है। यानी आपके आसपास बिखरा सब सामान, किताब, कॉपी, पेन, पेपर, बाल्टी, कुर्सी, गाड़ी, मोटरसाइकिल, सब कुछ पदार्थ है। यानी कि अगर हम डिफाइन करें तो पदार्थ क्या है? सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है तथा जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाती हैं। अर्थात पदार्थ से आप परिचित हैं, बस नाम नया है। पदार्थ आप देखते होंगे कि कुछ चीजें बहुत ही ठोस होती हैं, जैसे लोहा, चांदी, तांबा। ये अगर आप हाथ में लेते हैं तो काफी कठोर होती हैं। और कुछ चीजें जैसे आप स्पंज, मलाई, मक्खन, ये सब जब आप हाथ में लेते हैं तो काफी मुलायम रहती हैं। तो अगर हम इन सारी वस्तुओं का वर्गीकरण करें तो आप देखेंगे कि गुण की समानता के आधार पर हम अगर वर्गीकरण करते हैं, सबसे पहले अगर हम कठोरता का आधार लेते हैं, कठोरता के आधार पर वस्तु या तो कठोर हो सकती है या मुलायम हो सकती है। अगर पारदर्शिता के आधार पर देखें तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कांच, पानी, ये सब के हम आर पार देख सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसे हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी, तख्ता, कागज, ऐसी जो चीजें होती हैं जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, इसे हम अपारदर्शी या अंग्रेजी में ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, जैसे किसी आप पेपर को ले लीजिए और उस पर तेल लगा दीजिए, फिर उसको अगर हम किसी चीज पे रख करके आप देखते हैं तो नीचे की चीज को आप आसानी से देख पाते हैं। या फिर ट्रेसिंग पेपर बाजार में उपलब्ध होता है, जिसे कि हम कोई पिक्चर को का नकल करना होता है तो उसे हम ऊपर रख करके और उस पे नकल बना लेते हैं। तो वो भी एक पारभासी वस्तु है, जिससे कि हम हल्का आर पार प्रकाश का आवागमन देख सकते हैं। अगर हम जल के सापेक्ष भार के आधार पर देखें तो कुछ वस्तुएं अगर हम जल में डालते हैं तो वो तैरने लगती हैं, जैसे लकड़ी के टुकड़ा अगर हम जल में डालते हैं तो वो ऊपर तैरती है। यानी कि लकड़ी का भार जो है जल से कम होता है। और कुछ वस्तुएं जैसे लोहे का टुकड़ा अगर हम जल में डालते हैं तो वो डूब जाती है। तो इस आधार पे, जल के सापेक्ष भार के आधार पर हम वस्तुओं को हल्का या भारी में वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर हम जल में घुलनशीलता के आधार पर देखें तो आप देखें, अगर चीनी का नमक का शरबत तो पिए ही होंगे। जब हम किसी ग्लास में चीनी या नमक डालते हैं तो वो पानी में घुलनशील है, वो घुल जाता है, फिर हमें वो चीनी नमक दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी वस्तु जो किसी द्रव्य में घुलनशील हो, घुल जाए, उसे हम घुलनशील पदार्थ कहेंगे। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि जल में या किसी अन्य द्रव्य में घुलनशील नहीं होती है, जैसे मोम, चॉक या लकड़ी का बुरादा। अगर हम पानी में डाल करके उसे हिलाते हैं तो वो पानी में घुलता नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं को हम अघुलनशील वस्तुएं कहेंगे। चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर, चुंबक आप लोग खेल में देखे होंगे कि जब आप चुंबक किसी भी वस्तु से छूते हैं, टच करते हैं,
तो बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो कि चुंबक से आकर चिपक जाती है। आप लोगों ने खेल खेल में ऐसा खेल जरूर खेला होगा कि पेपर के ऊपर आप पिन या क्लिप रख देते हैं और नीचे से चुंबक घुमा के औरों को दिखाते हैं कि देखो हमने जादू से पिन या चुंबक को घुमा दिया, लोहे के पिन को घुमा दिया और चुंबक हम छुपा लेते हैं। तो इस तरह से हम चुंबक के सापेक्ष के आधार व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को चुंबकीय वस्तुओं के रूप में वर्णित कर सकते हैं। तो जो लोहा और लोहे से बने हुई जो भी वस्तुएं हमारे आसपास हैं उसको हम चुंबकीय कहेंगे। अन्य जो वस्तु है वो है निकिल और कोबाल्ट। निकिल और कोबाल्ट से बने हुई जो वस्तुएं होंगी वो भी चुंबक से चिपक जाएगी। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि चुंबक से नहीं चिपकती हैं, उसे हम अचुंबकीय वस्तु कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, किताब, ये सब चीजों पे अगर आप चुंबक घुमाते हैं तो वो उससे नहीं चिपकती है। इस आधार का हम प्रयोग जो है अपने जीवन में भी कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर बर्तन खरीदने गए हैं तो एक चुंबक, पावरफुल चुंबक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि जो हम बर्तन स्टील का खरीद रहे हैं वो सही स्टील है या नहीं। अगर वो सही स्टील होगा तो चुंबक से चिपकेगा नहीं, और अगर नहीं चिपकता है तो वो हमारा स्टील का बर्तन सही है। इसी तरह से हम जैसे जानते हैं कि हमारा सोना और चांदी अचुंबकीय होता है। तो अगर हम गहने की खरीदारी करने दुकान पे गए हैं तो ये देख सकते हैं कि अगर वो जो सोने या चांदी का गहना अगर चिपक रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें लोहे की, निकल की या कोबाल्ट की मिलावट हो सकती है। तो इस तरह से इस ज्ञान को आप अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किस तरह से हम बर्तन की खरीदारी में और गहने की खरीदारी में इस चुंबक के सापेक्ष व्यवहार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पे हम पदार्थ को 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। द्रव्य आप पदार्थ की अवस्थाओं पे देख सकते हैं, ये है ठोस या सॉलिड। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो अणु है वो एक दूसरे से काफी सटे सटे हैं। इसमें जो एक अणुओं के बीच की जो दूरी है बहुत ही कम है, इसीलिए इसका आकार निश्चित होता है और इसका आयतन भी निश्चित होता है। और इन अणुओं के बीच दूरी न होने के कारण इनके बीच आकर्षण बहुत ही अधिक होता है। और इसका उदाहरण है सभी जो मेटल्स हैं उसे हम इसमें ठोस में लाते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, ये सामान्य तापमान के। अगर द्रव्य की बात करें हम, लिक्विड की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अणु एक दूसरे से थोड़े ज्यादा दूरी पे हैं, अधिक दूरी पे हैं, और इनके बीच दूरी अधिक होने के कारण आकर्षण बल कुछ कम होता है। इसीलिए इनका आकार अनिश्चित होता है। यानी कि अगर हम एक ग्लास पानी लेते हैं तो ग्लास के आकार का होता है, अगर उसी पानी को हम भगोने में या कटोरी में डाल देते हैं तो वो भगोने या कटोरी के आकार का हो जाता है। यानी कि इसका आकार जो है अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है कि 1 लीटर माने 1 लीटर, चाहे वो कटोरी में हो, प्लेट में हो, ग्लास में हो, बॉटल में हो, कहीं भी हो, उसका आयतन निश्चित होगा। इसका उदाहरण है जल या तेल। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में जो अणु है ये काफी दूर दूर है, इनके बीच दूरी अधिक है और आकर्षण बल बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। इसीलिए इनका आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है। यानी कि अगर हम गैस को, जैसे एक कमरे में आप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू आपको दूसरे कमरे में भी या पूरे घर में महसूस होती है, क्योंकि वो गैस इतना स्पार्स होता है कि वो आसानी से चारों तरफ फैल जाता है। जैसे आप जो सांस ले रहे हैं उसको अगर आप गैस उसमें गुब्बारे में डालते हैं तब वो गुब्बारे की निश्चित जो जगह है उसको भर लेता है,
लेकिन हम ऐसे फूंक मारते हैं तो हवा कहीं भी चला जाता है। जब उसको हम गुब्बारे में फूंक मारते हैं तो वो उसके जो रबड़ है उसमें एकत्रित हो जाता है, तब हमें वो दिखता है कि वो हवा स्थान घेरती है या हवा में भार होता है। ये हम गुब्बारे के द्वारा देख सकते हैं। तो ये हमारी अवस्थाएं हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव्य और गैस। ये हमारा जो न्यूनतम प्राकृतिक टेम्परेचर है इसमें है। अगर हम इस टेम्परेचर को, इस तापमान को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो ये अवस्थाएं एक दूसरे से बदल भी जाती हैं। जैसे कि पानी एक ऐसा पदार्थ है जो कि तीनों अवस्थाओं में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। जैसे ठंडा हो गया तो बर्फ रहेगा, गर्म हो गया तो भाप बन जाएगा और सामान्य तापमान में ये द्रव की अवस्था पे रहता है। इसी तरह से आप जैसे मोमबत्ती लेते हैं तो सामान्य तापमान पे ये ठोस होता है, लेकिन अगर उसे हम किसी मर्तबान में लेकर के गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है, वो द्रव की अवस्था में चला जाता है। और अगर उसमें एक बत्ती डाल करके हम उसे जला देते हैं तो वो भाप बन के उड़ भी जाता है। इसी तरह से कपूर आप लोग अक्सर देखे होंगे, पूजा वगैरह में इस्तेमाल होता है, या कपड़े को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग नैफ्थलीन के बॉल्स जो है रखते हैं। वो धीरे धीरे क्या होता है, हवा में अपने आप उड़ जाता है, वो ठोस से सीधे गैसीय इस पे चला जाता है। तो ये अवस्थाएं एक दूसरे से परिवर्तित हो सकती हैं। अब हम लोग पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। जो भी पदार्थ हमारे आसपास है वो किसी न किसी चीज से बना हुआ है। जैसे कि आप एक लोहे का बड़ा सा टुकड़ा लें, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटें, तब भी उसमें लोहे की जो गुण है वो रहेगा। इसी तरह से अगर हम और छोटा और छोटा और छोटा करते जाएं तो एक ऐसा स्टेट आएगा जिसमें कि हमें लोहे का सिर्फ बुरादा मिलेगा, सिर्फ आयरन डस्ट मिलेगा। उस पे भी अगर हम मैग्नेट को घुमाते हैं तो भी वो उस मैग्नेट से चिपक जाता है। इसका मतलब है कि उस छोटे जो धूलनुमा आयरन के जो कण है उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, चुंबकीय असर है। तो अगर इससे ये पता चलता है कि ये जो तत्व हैं, ये पदार्थ हैं, ये बहुत ही छोटी छोटी चीजों से बने हुए हैं। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जो छोटी इकाइयां हैं इसे हम क्या कहते हैं। इसे हम अणु कहते हैं। अणु किसे कहेंगे? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाते हैं। किसी तत्व के अणु एक समान होते हैं। किसी भी एक तत्व के अणु एक समान होंगे, चाहे लोहा वो कहीं का भी हो, भारत का हो या विदेश का हो, कहीं का भी हो, लोहा तो लोहा, उसके अणु एक ही जैसे होंगे। लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, गिलट, सारे जो तत्व हैं अलग अलग, उसके अगर हम अणुओं को देखें तो वो सब भिन्न प्रकार के होते हैं। अब ये जो अणु है ये और भी छोटी इकाई है इनकी, जिसको कि हम कहते हैं परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। किसी भी रासायनिक क्रिया में ये परमाणु ही भाग लेते हैं, इसे हम परमाणु कहते हैं। तो कोई जो तत्व है जो हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, कुल मिलाकर के 118 तरह के तत्व हैं और सबके जो अणु हैं और परमाणु हैं ये अलग अलग होते हैं। तो इसे हम अंग्रेजी में, अणु को अंग्रेजी में हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स कहते हैं और परमाणु को हम एटॉम कहते हैं। एटॉम एक शब्द एटॉक्स से लिया गया है। एटॉक्स का मतलब होता है अनडिविजिबल, यानी जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। तो इस परमाणु को अविभाजित कहा जाता था, काफी लंबे समय तक इसे अविभाजित कहा जाता रहा। लेकिन अब हम जानते हैं कि इस एटॉम को भी हम छोटे टुकड़ों में
जानते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे टुकड़े हैं, 200 प्रकार के इसमें कण एक एटम में हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं जिसे कि आप आगे इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, वो 3 ही हैं, एटम, मॉलिक्यूल, वो जो 3 मुख्य परमाणु के जो खंड हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके बारे में हम अपनी अगली कक्षा के वीडियो में जानेंगे। आप इस पाठ में पढ़ने के बाद पढ़ते समय भी जहाँ चाहे आप नोट्स बनाने के लिए तो वहाँ पे वीडियो को पॉज कर